बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर विद WB। और आज के जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है क्लासिकल ड्रामा का चैप्टर नंबर 4 जो कि है डॉक्टर फोस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफी देखेंगे, उसके बाद हम लोग एलिजाबेथन एज देखेंगे कि एलिजाबेथन एज में ड्रामा का क्या रोल रहा है और क्रिस्टोफर मार्लो का उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल था। उसके बाद हम लोग डॉक्टर फॉस्टर्स के करेक्टराइजेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग समरी को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम लोग थीम्स वगैरह देखेंगे कि डॉक्टर फॉस्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। इन स्लाइड्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दे देती हूँ और इन स्लाइड्स के लास्ट में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो और उनके जो आंसर्स हैं वो भी लिख दिए हैं। आप लोग उनको थॉरली रीड कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगी, सो मुझे उनको दोबारा सेपरेटली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग उनको थॉरली खुद रीड कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफी। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं वो एक ग्रेटेस्ट प्ले राइट थे, पोइट थे और ट्रांसलेटर थे एलिजाबेथन एज के। ये पैदा हुए थे कैंटरबरी इंग्लैंड में सेम ईयर में जब विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे। इनके जो फादर थे वो एक कॉबलर थे। कॉबलर जो है कहते हैं शू मेकर को या शू रिपेयर को, जो शूज़ जो हैं वो रिपेयर करते हैं या फिर जो शूज़ बनाते हैं उनको कहा जाता है। इससे ये साबित होता है कि इनका जो बैकग्राउंड था वो नोबल बैकग्राउंड नहीं था, इनकी कोई खास नोबल फैमिली नहीं थी, बल्कि ये जो थे एक आम से बैकग्राउंड से ही इनका ताल्लुक था। लेकिन मार्लो जो है वो अपने टैलेंट और हार्ड वर्क की वजह से इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक हैं। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी की जहाँ पे इन्होंने थियोलॉजी के बारे में पढ़ा और डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में भी इन्होंने सीखा, जिसमें लैटिन और ग्रीक वगैरह आ जाते हैं। इनकी एंशियंट लैंग्वेज का जो नॉलेज है और जो रिलीजन इनका नॉलेज है उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इनके प्लेज में, वो हमें नज़र आता है। कुछ हिस्टोरियंस का ये बिलीव था कि कैम्ब्रिज में जब ये स्टडी कर रहे थे तब इन्होंने फ्रांसिक वेल्शिंगम की एक इंटेलिजेंस सर्विस थी, उसको एज अ स्पाई इन्होंने ज्वाइन किया था। एज अ स्पाई वहाँ पे इन्होंने वर्क किया है, लेकिन इसका हमारे पास कोई क्लियर सबूत नहीं है। ये जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते थे और प्यूरिटन आइडियाज़ जो है वो इन्फ्लुएंस रखते थे इन पे। 1587 में कैम्ब्रिज को छोड़ने के बाद ये लंदन मूव हो गए और वहाँ पे इन्होंने अपना कैरियर एज अ प्ले राइट शुरू किया। इनका जो पहला प्ले था वो था डीडो क्वीन ऑफ कैथरिज, बेस्ड ऑन वर्जिल्स अनीड। इनका पहला जो प्ले था वो था डीडो क्वीन ऑफ कैरेथेज और ये बेस करता था वर्जिल अनीड पे। वर्जिल की एक एपिक पोइम थी अनीड, ठीक है। ये एक रोमन फिलोसोफर था जिसने ये एक एपिक पोइम लिखी थी और इस एपिक पोइम का नाम था अनीड। अनीड जो है ये इन्होंने लिखी थी राउंड अबाउट 19 BC में। और ये जो स्टोरी है ये ट्रोजन वॉर के बारे में है, जब ट्रॉय जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब वो फॉल अपार्ट हो जाता है ना, बिखर जाता है, जब वहाँ पे जो उनकी हुकूमत है वो गिर जाती है। तो उसकी एक स्टोरी है, जो प्रिंस है वो वहाँ से किस तरह से भाग जाता है और उसके बाद फिर वो इटली चला जाता है, वहाँ से मूव कर जाता है इटली। अब ये जो इनका प्ले है क्वीन ऑफ कैथरी जो इन्होंने लिखा था थॉमस नेश के साथ, इनका एक पार्ट वर्जिल की अनीड पे बेस करता है, जिसमें जो एक ये क्वीन है डीडो जो है वो एक क्वीन है कैथरिज की, ठीक है। और इसको जो है वो प्रिंस के साथ, जो प्रिंस ऑफ ट्रॉय है ना, उसके साथ मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो जो प्रिंस है उसको इस क्वीन को छोड़ के जाना पड़ता है अपनी डेस्टिनी के लिए, ठीक है। जो उसकी डेस्टिनी ऑलरेडी सेटल थी, उसने वहाँ पर जाना ही जाना था, सो वो छोड़ के चला जाता है। इसलिए ये जो बाद में जो क्वीन होती है ना वो उसका एक बहुत ट्रेजिक एंड होता है, क्योंकि उसका दिल टूट जाता है और उसके बाद उसका एक ट्रेजिक एंड हो जाता है। इनकी जो मेजर सक्सेस है वो हम लोगों को देखने को मिलती है टम्बरलेन द ग्रेट। ये इनका बाद में आने वाला प्ले है और इसी प्ले का एक सीक्वल भी था। इन दोनों ग्रेट वर्क से इनको जो है वो सक्सेस मिली। सीक्वल जो है वो कहते हैं किसी ऐसी स्टोरी को या फिर किसी प्ले को जो कि जो आपने ऑलरेडी पहले काम लिखा हुआ है ना वो उसी को कंटिन्यू करे, उसी की स्टोरी को कंटिन्यू करे, उसको कहते हैं सीक्वल। अब ये कह लें कि टम्बरलेन द ग्रेट का सेकंड पार्ट था, ठीक है। उन्होंने एक स्टोरी जहाँ पे वो एंड हो रही थी ना फर्स्ट प्ले की, जहाँ पे स्टोरी एंड हो रही थी, जब उन्होंने इसका सेकंड पार्ट लिखा तो वो जो नेक्स्ट स्टोरी थी वो वहीं से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। ये होता है सीक्वल। अब ये जो प्ले है ये इंग्लिश ड्रामा में बहुत बड़ा एक चेंज लेके आई, क्योंकि इन्होंने इसमें पावरफुल ब्लैंक वर्सेस का यूज़ किया था, रिच लैंग्वेज का यूज़ किया था और इनका जो प्लॉट था वो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड था। ब्लैंक वर्स जो है वो पोइट्री है जो कि लिखी जाती है अनराइम्ड लाइंस में रेगुलर रिदम के साथ, ठीक है। ये हम लोगों को मिलती है आयाम्बिक पेंटामीटर में। आयाम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी जाती है। आयाम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं जो कि 5-5 पेयर्स में अरेंज किए जाते हैं। हर अनस्ट्रेस सिलेबल जो है वो एक स्ट्रेस सिलेबल को फॉलो कर रहा होता है।
फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स जो हैं पहले नंबर पे हेनरी हॉवर्ड आते हैं और दूसरे नंबर पे आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। इनके जो प्लेस थे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि इसमें इन्होंने एक्साइटिंग बैटल्स के जो सीन्स थे वो ऐड किए और इनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। मार्लो के दूसरे फेमस प्ले जिनमें के डॉक्टर फोस्टस भी इंक्लूड है। ये एक ट्रेजिक स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जो कि अपनी सोल को सेल कर देता है डेविल के आगे नॉलेज और पावर लेने के लिए। उसके बाद है द ज्यू ऑफ माल्टा, ये एक डार्क कॉमेडी है जो कि बाद में शेक्सपियर का एक वर्क है द मर्चेंट ऑफ वीनस, उसका इन्फ्लुएंस हम लोगों को शेक्सपियर के इस प्ले में मिलता है क्योंकि शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। आप ये कह लें कि ये उनसे इंस्पायर्ड थे। जो शेक्सपियर थे वो क्रिस्टोफर मार्लो से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। उन्होंने उनके जो राइटिंग स्टाइल भी है और उनकी जो कुछ टेक्निक्स हैं वो उन्होंने अपने वर्क में यूज़ की हैं। इसके बाद है एडवर्ड टू इसमें जो है वो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है एक वीक किंग को। इनका ये कहना था कि जो एक वीक किंग है ना वो पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता, जो रूलर है उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन्होंने लिरिक पोइट्री भी लिखी। इनका जो राइटिंग करियर था वो सिर्फ 6 ईयर्स तक ही रहा। इन्होंने अपने इस राइटिंग करियर में टोटल 7 प्लेज लिखे जो कि आज तक पढ़ाए भी जाते हैं और थिएटर्स में परफॉर्म भी किए जाते हैं। इनका ग्रेट इन्फ्लुएंस हम लोगों को विलियम शेक्सपियर की राइटिंग में मिलता है। विलियम शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो के आइडियाज़, थीम्स और राइटिंग टेक्निक्स को बोरो भी किया है, फॉलो करते रहे हैं वो उनको। क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी का भी नाम दिया गया और इनको ये भी कहा गया कि इंग्लिश ब्लैंक वर्ड्स के क्रिएटर हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहले नंबर पे हेनरी हॉवर्ड आएंगे, दूसरे नंबर पे क्रिस्टोफर मार्लो आएंगे। इनकी जो लाइफ है वो बहुत ट्रेजिकली एंड हुई एट द एज ऑफ 29। ठीक है, तो सिर्फ 29 एज के थे जब इनकी डेथ हो गई और इनकी जो डेथ है वो अभी तक एक मिस्ट्री है। इनकी डेथ हुई है 1593 में और डिफरेंट स्टोरीज़ हम लोगों को देखने को मिलती हैं इनके डेथ के रिलेटेड। कुछ का ये कहना था कि कुछ सीक्रेट गवर्नमेंट अफेयर्स से जिसकी वजह से इनको किल कर दिया गया, लेकिन ट्रू रीज़न किसी को नहीं पता कि इनकी जो ट्रू रीज़न थी इनकी डेथ की वो क्या थी। इनके अरेस्ट वारंट जो थे वो इशू हुए थे, उसके चंद दिन के बाद ही इनको किसी ने स्टैब किया था और उस स्टैब की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। अपने सिर्फ 6 ईयर्स के राइटिंग करियर में इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया था क्योंकि इन्होंने उसमें बोल्ड थीम्स का यूज़ करना शुरू किया था, पोइटिक लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू किया था, ड्रामेटिक स्टाइल था और ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करना शुरू किया था। और जो बाद में आने वाले जितने भी राइटर्स हैं उन पे हमें क्रिस्टोफर मार्लो का एक ग्रेट इन्फ्लुएंस मिलता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एलिजाबेथन ड्रामा की। तो एलिजाबेथन ड्रामा जो है ये रेफ़र करता है उन प्लेस को जो कि लिखे गए हैं क्वीन एलिजाबेथ I के रूल में। ठीक है, जब उनकी एज थी, जब वो हुक्मरानी कर रही थी, उस एज में जितने भी प्लेस लिखे गए उन प्लेस को कहा जाता है एलिजाबेथन ड्रामा। जो इंग्लैंड था वो बहुत स्ट्रॉन्ग और एक खुशहाल किस्म का कंट्री बन गया था और जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो एक बहुत एक्टिव रूलर हमें देखने को मिलती हैं। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गवर्नमेंट और चर्च को लेके और इन्होंने प्रोटेस्टेंट का जो रिलीजन था उसको भी रिस्टोर किया और पूरे के पूरे कंट्री को यूनाइटेड किया। ये इनकरेज करती थी पीस को और स्टेबिलिटी को कि सारा जो कंट्री है वो यूनाइटेड होकर रहे और पीस जो है वो कायम रहे। लंदन जो है बाद में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर बन गया इंग्लैंड का और यही वजह बनी मिडिल क्लास की ग्रोथ की भी। और जितने भी बाद में जो हैं वो हिजरत करके लोगों ने आना भी शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया और यही जो है वो यूरोप में न्यू आइडियाज़ और कल्चर को इंट्रोड्यूस भी करवाया इसी चीज़ ने। इन्होंने एक सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जो कि लिटरेचर और ड्रामा की ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्हीं की एज में एक एजुकेटेड प्ले राइट्स का एक ग्रुप था जिनको कि यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इंग्लिश ड्रामा को डेवलप करने में। इनमें से ज़्यादातर ने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, जिसमें कि क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेश, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील और थॉमस किड शामिल हैं। ये जो सारे आपने नाम एज इट इज़ याद रखने हैं, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इनमें क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो की, तो क्रिस्टोफर मार्लो की ही हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे। तो क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया, जो कि बाद में हम लोगों को एक ग्रेट इन्फ्लुएंस मिलता है इंग्लिश थिएटर पर और बाद में आने वाले राइटर्स पर भी, इंक्लूडेड विलियम शेक्सपियर। अब ये जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं इन्होंने ड्रामा की राइटिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया क्योंकि इनमें जो प्लेज होते थे वो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होते थे। रिच पोइटिक लैंग्वेज का इन्होंने यूज़ किया जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था। और विलियम शेक्सपियर को भी इन्होंने ही रेडी किया कि वो बाद में एक ग्रेटेस्ट प्ले राइट बन गए अपनी एज के। एलिजाबेथन ड्रामा की अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें हिस्ट्रीज़ के बारे में लिखा गया, ट्रेजेडीज़ लिखी गई और कॉमेडीज़ भी लिखी गई। हिस्ट्री प्लेज ने नेशनल प्राइड को इंक्रीज़ किया, ठीक है, क्योंकि इनमें इन्होंने इंग्लिश के जो ग्रेट किंग्स हैं उनके बारे में बताया अपने प्लेज में और ये जो है वो नेशनल प्राइड का सबब बना।
एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट जो थे वो ग्रीक ट्रेजेडी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, जिसमें कि सेनिका प्लेस भी आते हैं। सेनिका प्लेस, मिरेकल प्लेस और मोरालिटी प्लेस। सेनिका प्लेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पीछे वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अनलाइक ग्रीक ट्रेजेडी, जो एलिजाबेथन ट्रेजेडी थी वो हम लोगों को ये शो करवाती है कि इसमें ह्यूमन एम्बिशन के बारे में बताया जाता है, ह्यूमन ग्रीड के बारे में, उनका प्राइड और अनकंट्रोल्ड पैशन के बारे में। उसके बाद जो लिटरेरी रिवाइवल हम लोगों को देखने को मिलता है एलिजाबेथन एज में, ये इस वजह से भी है क्योंकि इनकी जो पीछे जितनी मूवमेंट्स चली हैं, जिनमें कि रेनेसांस, ह्यूमनिज्म, रिफॉर्मेशन, ये मूवमेंट्स के नेम हैं, ठीक है। ये जो है, ये मूवमेंट्स जो हैं वो चली थी, और इन मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा ये कह लें कि इन्फ्लुएंस हम लोगों को देखने को मिलता है आने वाले राइटर्स में। रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ। रेनेसांस में हम लोगों को देखने को मिलता है, इसमें आर्ट में बहुत ज़्यादा लोगों ने तरक्की की थी, आर्ट के बारे में बात हुई थी, साइंस और इनोवेशन के बारे में बात हुई थी, न्यू डिस्कवरीज लोगों ने करना शुरू की थी, और ह्यूमनिज्म में ह्यूमन के बारे में बात हुई थी, ह्यूमन नेचर के बारे में बात हुई थी। अभी जो एलिजाबेथन एज है ये स्टार्ट हुआ था क्वीन एलिजाबेथ के, जब उनकी हुकूमत आई थी, ये उस तभी स्टार्ट हुआ था 1558 में, और एंड होता है उनकी डेथ के साथ ही 1603 में। और कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो इसको एक्सटेंड करते हैं और कहते हैं कि 1642 तक इसका इरा गया है, जब इंग्लिश थिएटर जो थे बिल्कुल बंद हो गए थे। ये पीरियड ग्रेटेस्ट पीरियड माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, क्योंकि इसमें क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है डॉक्टर फॉस्टस। सबसे पहले हम लोग करेक्टराइजेशन कर लेते हैं कि जो डॉक्टर फॉस्टस में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस जो है इस प्ले का ट्रेजिक हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है। ये एक ब्रिलियंट जर्मन स्कॉलर था जिसके पास मास्टर था लॉजिक में, मेडिसिन, लॉ और थियोलॉजी में, लेकिन ये अपने ऑर्डिनरी नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं था। इसको चाहिए था प्राइड, एम्बिशियस और अनलिमिटेड पावर। इसलिए इसने अपनी जो सोल है वो लूसीफर को सेल कर दी, और उसके बदले में इसने बोला कि मुझे 24 ईयर्स तक जो है वो मैजिकल पावर्स दो, और जो मैं चाहूँ मैं वो करूँ। थ्रू आउट द प्ले हम लोगों को इसकी स्ट्रगल्स देखने को मिलती हैं, इसकी रिपेंटेंस के दरमियान और टेम्पटेशन के दरमियान। एक तरफ उसका दिल कह रहा होता है कि उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, रिपेंट कर लेना चाहिए अपने इस गुनाह से, और दूसरी तरफ जो है वो टेम्पटेशन, मतलब ये कि दोबारा से वो सब कुछ वही करना शुरू कर देता था। कभी भी उसने रिपेंट नहीं किया था, रिपेंटेंस उसने नहीं की, और उसके बाद फाइनली उसकी जो है वो एक ट्रेजिक डेथ हो जाती है। ये हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है डेंजर्स ऑफ अनकंट्रोल एम्बिशियस एंड प्राइड, क्योंकि वो चाहता था कि उसको अनलिमिटेड पावर मिले, उसको बहुत ज़्यादा प्राइड मिले। अपनी ऑर्डिनरी नॉलेज से वो हैप्पी नहीं था, वो चाहता था कि उसको कुछ ऐसा मिले जो उसके बियॉन्ड लिमिट्स हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मेफिस्टोफिलियस। मेफिस्टोफिलियस जो है ये डेविल है और लूसीफर का सर्वेंट है। डॉक्टर फॉस्टस जो है वो उसको कहता है कि तुम 24 ईयर्स के लिए मुझे ओबे करो, मुझे जो है मुझे सर्व करो। फिर इनके दरमियान जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो सब कुछ वो हम आगे जाके स्टोरी में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है मेफिस्टोफिलियस जो है वो इसको ये भी बताता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बाद जो है वो हेल में जाना पड़ेगा, ठीक है, तुम जहन्नुम में फेंक दिए जाओगे। और उसको ये भी एडवाइस देता है कि उसको गॉड को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो लूसीफर के साथ भी लॉयल था, इसलिए उसने डॉक्टर फॉस्टस को डिस्ट्रैक्शन की तरफ वो लीड करता है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर हमारे पास लूसीफर का। लूसीफर जो है ये किंग ऑफ हेल है, सबसे बड़ा डेविल। वो जो है वो फॉस्टस का एक एग्रीमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है और क्लेम करता है उसकी सॉल को। जब भी फॉस्टस जो है वो रिपेंट करने का सोचता है, लूसीफर जो है वो उसको दोबारा से डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको प्लेयर के बारे में उसको बताता है, 7 डेडली सिंस के बारे में बताता है, और उसको मजीद वर्ग लाना शुरू कर देता है। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है द गुड एंजल। अभी जो गुड एंजल है ये रिप्रेजेंट करता है गुडनेस को, ठीक है, और ये एक सिम्बॉलिक हम लोगों को चीज़ मिलती है कि प्ले में ये एक सिम्बॉलिक चीज़ यूज हुई है। गुड एंजल जो है वो बार बार डॉक्टर फॉस्टस के सामने आता था और आगे कहता था कि तुम्हें जो है वो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई। उसको वो बार बार जो है वो इस चीज़ के लिए कहता है कि खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा। उसके बाद हमारे पास द इवल एंजल, ये इवल डिज़ायर्स के बारे में बताता था डॉक्टर फॉस्टस को। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर कार्टून्स वगैरह में या मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि अगर जब इंसान कुछ सोच रहा होता है, एक डिसीजन के दरमियान में फंस जाता है, तो उसकी जो लेफ्ट साइड पे आ जाता है डेविल, ठीक है, इवल एंजल आता है, और दूसरी साइड पे आता है गुड एंजल, ठीक। जो गुड एंजल होता है वो उसको ये कह रहा होता है कि नहीं, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो, ठीक है। और जो बैड एंजल होता है, जो इवल एंजल है, वो अगले इंसान को वर्गला रहा होता है कि नहीं, तुम्हें तो पावर चाहिए, तुम्हें तो ये सब कुछ चाहिए। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, ये उन्हीं एंजल के बारे में बात हो रही है। तो जो इवल एंजल है वो इसको आके डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और आके इनकरेज करता है कि नहीं, तुम जैसे हो तुम वैसे ठीक हो, तुम्हें मैजिक की प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है द ओल्ड मैन। जो ओल्ड मैन है ये फेथफुल क्रिश्चियन था और काइंड था बहुत ज़्यादा। जब प्ले तकरीबन एंड होने वाला होता है,
तब आके डॉक्टर फोस्टर्स को ये दोबारा से समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें रिपेंट कर लेना चाहिए, देर नहीं हुई अभी, खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा। अनलाइक डॉक्टर फोस्टर्स, ये जो था ये स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान था, जिसका जो कि हमें इस प्ले में फेथ, होप और सैल्वेशन की सिंबल मिलती है। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है वेल्डीज़ का। वेल्डीज़ जो है ये फोस्टर्स का फ्रेंड था, जो कि उसको एनकरेज करता है कि तुम ब्लैक मैजिक के बारे में स्टडी करो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉर्नेल्स का। कॉर्नेल जो है ये भी फर्स्टस का फ्रेंड है, और ये भी वॉलस के साथ उसको ये कहता है कि ठीक है, तुम्हें सीक्रेटली मैजिक की जो है वो प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। ये दोनों जो हैं वो इसको मैजिक की तरफ लेके आते हैं। उसके बाद वेंगर। वेंगर जो है ये डॉक्टर फोस्टस का सर्वेंट था, ठीक है, और ये इसमें हम लोगों को इसका बहुत ह्यूमरस किस्म का कैरेक्टर दिखाया गया है। ये हमेशा डॉक्टर फोस्टस की इमिटेशन किया करता था, जब भी वो मैजिकल रिचुअल्स किया करता था ना, मैजिक की प्रैक्टिस किया करता था। बाद में फिर उसकी ये कॉपी किया करता था, जो कि हमें पूरे प्ले में एक कॉमिक रिलीफ के तौर पे दिखाया गया है। थोड़ी बहुत कॉमेडी इसमें आ जाती है। उसके बाद द पॉप। अब ये जो पॉप है ये रोमन कैथोलिक चर्च का पॉप था, और अब ड्यूरिंग प्ले हम लोग देखेंगे कि जो डॉक्टर फोस्टस है वो जब रोम के विजिट पे जाता है तो वहाँ पे जाके वो किस तरह से इस पॉप के साथ मैजिकल ट्रिक्स करता है, ठीक है। उसके बाद है एम्परर चार्ल्स 5। अब ये जो चार्ल्स 5 है ये एम्परर है, और ये डॉक्टर फोस्टस की मैजिकल एबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, और वो उससे कहता है कि तुम अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो स्पिरिट है उसको शो करवाओ, उसको हम मेरे सामने लेके आओ। तो वो ऐसे ही करता है, ले आता है उसके सामने, और फिर जो है वो डॉक्टर फोस्टस को बहुत रिस्पेक्ट और उसके जो टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है द नाइट का। अभी जो नाइट है ये जब डॉक्टर फोस्टस एम्परर को वो दिखा रहा होता है ना, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्पिरिट उसके सामने लाता है, तो जो नाइट है ये हंसना शुरू हो जाता है, उसका मजाक बनाना शुरू हो जाता है। डॉक्टर फोस्टस को गुस्सा आता है, और उसके सर पर वो जिस तरह से डेवल के सींग नहीं होते, वैसे उसके सर पे सींग जो है वो उगा देता है। तो फिर जो है वो ये नाइट जो है वो उसे सॉरी वगैरह करता है, और फिर उसके बाद जो डॉक्टर फोस्टस है वो रिमूव कर देता है। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है हॉर्स कॉर्सर का। जो हॉर्स कॉर्सर है ये हॉर्स डीलर होता है। ये आके डॉक्टर फोस्टस से एक मैजिकल हॉर्स बाय करता है, और फिर उसके बाद ये भी हम लोग देखेंगे कि ये भी एक एट द एंड जो है वो एक कॉमेडी के तौर पे एंड होता है इसका भी सीन। उसके बाद हेलन ऑफ ट्रॉय। अब हेलन ऑफ ट्रॉय जो है ये मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन मानी जाती है वर्ल्ड की, ठीक है। हेलन जो है मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन मानी जाती है, और इसमें हम लोगों को इस प्ले में ये बताया गया है कि जो डॉक्टर फोस्टस है वो किस तरह से जो दुनियावी खूबसूरती है उसके पीछे किस तरह से भागता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला करेक्टर है स्कॉलर्स का। अभी जो स्कॉलर्स का ये भी डॉक्टर फोस्टस के फ्रेंड्स थे, ठीक है। ये इसको एडमायर करते हैं उसकी लर्निंग पे कि तुम बहुत अच्छा सीखते हो, सब कुछ उसको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं। और फिर जब वो एट द एंड ऑफ द प्ले डॉक्टर फोस्टस डिसअपेयर हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। और फिर जब उनको पता चलता है कि डॉक्टर फोस्टस की किस तरह से डेथ हुई है तो वो उस पर दुख का इजहार भी करते हैं। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी नीचे मेंशन कर दिए हैं, ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है समरी ऑफ डॉक्टर फोस्टस। इंट्रोडक्शन की बात करें तो डॉक्टर फोस्टस जो है ये क्रिस्टोफर मार्लो का एक ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में इसका नाम आता है। ये हम लोगों को एक स्टोरी बताता है डॉक्टर जॉन फोस्टस की, जो कि एक हाईली एजुकेटेड जर्मन स्कॉलर था, और वो सेटिस्फाइड नहीं था अपने ऑर्डिनरी नॉलेज से। उसको अनलिमिटेड पावर, वेल्थ और नॉलेज चाहिए थी, इसलिए वो किसी डेवल के साथ एक डील कर लेता है। और इस प्ले में हम लोगों को दिखाया जाता है कि किस तरह से प्राइड, ग्रीड और अनकंट्रोल्ड एम्बिशन जो है वो इंसान को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जो प्ले है ये बिगिन होता है कॉरस के साथ, जिसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है डॉक्टर फोस्टस को, और इसमें कॉरस जो है वो ऑडियंस को ये बता रहे होते हैं डॉक्टर फोस्टस जो है वो किसी नोबल फैमिली से नहीं था, बल्कि अपनी हार्डवर्क की वजह से फेमस स्कॉलर बना, और इसने बाद में काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज भी हासिल की, लॉ, मेडिसिन, थियोलॉजी, हर किस्म की डिग्री इसके पास थी। अपनी लर्निंग की वजह से इसने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हासिल की, लेकिन डॉक्टर फोस्टस जो था वो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं था अपने इस नॉलेज पे, इसलिए वो चाहता था कि वो कुछ और स्टडी करे। अब इसके मुताबिक उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो थी वो स्टडी की हुई थी, लॉजिक, मेडिसिन, लॉ, थियोलॉजी। लेकिन ये कहता था कि ये जो है ये सारे के सारे नॉलेज जो हैं वो इसको कंप्लीट पावर नहीं दे सकते। लॉजिक जो है वो सिर्फ इंसान को ये सिखा सकती है कि उसने किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से करने हैं। मेडिसिन इंसान को ये कभी नहीं सिखाती कि जो लोग हैं वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकते हैं, इमॉर्टल हो सकते हैं। थियोलॉजी जो है वो हम लोगों को ये टीच करवाती है कि तमाम के तमाम इंसान जो है वो सिनर्स हैं, और उनको वो एक दिन मर जाएंगे। अब डॉक्टर फोस्टस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो मैजिक सीखेगा।
ताकि अब यही एक आखिरी रास्ता है जो उसको अनलिमिटेड नॉलेज और पावर दे सकता है। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो अपने फ्रेंड से हेल्प माँगता है जो कि एक्सपर्ट होते हैं मैजिक में, और वो जो है वो परफ़ॉर्म करने लग जाता है मैजिकल रिचुअल्स को। एक रात क्या होता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो एक मैजिकल सर्कल ड्रॉ करता है और उसमें परफ़ॉर्म करता है एक स्पेल को। फिर उसके बाद उसके सामने एक डेविल अपीयर होता है, मेफिस्टोफिलस। मेफिस्टोफिलस जो है पहले एक बहुत गंदी सी शक्ल उसके सामने लेके आता है, तो डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी ये शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई, तुम अपनी ना शक्ल बदल के आओ, बहुत तुम्हारी अगली अपीयरेंस है। तो मेफिस्टोफिलस जो है वो इसको ओबे करता है। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो मेफिस्टोफिलस से कहता है कि तुम मुझे 24 ईयर्स के लिए सर्व करो, इन रिटर्न मैं जो हूँ अपनी जो सोल है वो लूसीफर को दे दूंगा 24 ईयर्स के बाद। मेफिस्टोफिलस जो है ये डॉक्टर फॉस्टर्स को बताता है कि वो लूसीफर को सर्व करता है क्योंकि उसको जन्नत से निकाल दिया गया था, ठीक है, हेवन से उसको निकाल दिया गया था। और वो बाद में डॉक्टर फॉस्टर्स को ये भी बताता है कि हेल जो है वो रियल है, और जब तुम खुदा से बिल्कुल सेपरेट हो जाओगे तो वो जब गॉड जो है वो तुम्हें पनिश भी करेगा, तुम्हें एट द एंड जहन्नुम में जाना पड़ेगा। और हेल जो है वो उसको हेल से डराने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। फॉस्टर्स जो है वो इग्नोर कर देता है इन वार्निंग्स को। लूसीफर उसका एग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है और डॉक्टर फॉस्टर्स को ये कहता है कि तुम्हें अपने ब्लड के साथ इस एग्रीमेंट पे साइन करने पड़ेंगे। जब वो अपना बाजू पे कट लगाता है ना ब्लड लेने के लिए, तो उस ब्लड के ज़रिए एक फ्रेज़ वहाँ पे अपीयर होता है, होमोफ्यूज, मैन फ्लाई। गॉड जो है वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस वार्निंग को फिर से इग्नोर कर देता है और साइन कर देता है अपने ब्लड पे उस कॉन्ट्रैक्ट पे। साइन करने के बाद जो फॉस्टर्स है उस वो मैजिकल पावर्स उसमें आ जाती हैं और वो मेफिस्टोफिलस से कुछ जो है वो क्वेश्चंस पूछता है यूनिवर्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स के बारे में। जो फॉस्टर्स जो है वो खुदा के बारे में भी उससे क्वेश्चंस करता है, किस तरह से दुनिया बनी, इन सब चीज़ों के बारे में भी उससे क्वेश्चन करता है, लेकिन मेफिस्टोफिलस जो है वो इन क्वेश्चंस के आंसर उसको नहीं देता, मना कर देता है कि मैं इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता। फॉस्टर्स को रियलाइज़ होता है कि मेरे पास अभी तक जो है वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। थ्रू आउट द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स के पास 2 सिंबॉलिक कैरेक्टर्स जो हैं वो विजिट करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया गुड एंजल और बैड एंजल। गुड एंजल जो है वो उसको कहता है कि तुम खुदा की तरफ वापस लौट जाओ, माफ़ी मांग लो। इवल एंजल जो है वो उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें तुम्हें पावर मिल रही है, तुम इंजॉय करो, मैजिक करते रहो। उसके बाद ये जो एंजल्स हैं ये हम लोगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं इंसान की इनर स्ट्रगल्स के बारे में, ठीक है, बिटवीन गुड एंड इवल। कि अभी तक डॉक्टर फॉस्टर्स के माइंड जो डॉक्टर फॉस्टर्स का जो माइंड था वो गुड और इवल के दरमियान अभी तक उसके दरमियान स्ट्रगल कर रहा था, वॉर उनकी चल रही थी। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो जब भी रिपेंटेंस के बारे में सोचता था तो जो लूसीफर है वो मेफिस्टोफिलस के साथ अपेयर होता था और फॉस्टर्स को जो है वो एग्रीमेंट का याद दिलाता था उसको कि किस तरह से जो है वो हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है, और उसको 7 डेडली सिंस के बारे में बताता है। मतलब ये कि वो आके उसको ये बताता है कि किस तरह से तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें प्राइड मिल रहा है, तुम्हें अनलिमिटेड पावर मिल रही है, तुम जो हो वो तुम्हें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी इतने सुकून में गुजर रही है, तो तुम जो हो वो ये सब कुछ जारी रखो। अब इसी एंटरटेनमेंट में जो है वो डॉक्टर फॉस्टर्स फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और रिपेंटेंस के बारे में फिर से भूल जाता है। मैजिकल पावर यूज़ करते हुए डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल करता है, जिसमें कि कुछ फेमस सिटीज़ आ जाते हैं और रॉयल कोर्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं। अपनी पावर्स को ग्रेट डिस्कवरीज में यूज़ करने की बजाय वो डिफरेंट ट्रिक्स वगैरह यूज़ करता है और पावरफुल लोगों को एंटरटेन करता है। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है जब रोम जाता है तो वहाँ पे एक चर्च में जाता है, तो खुद को वो इनविजिबल कर लेता है, बच्चों वाली ट्रिक्स जो हैं वो खेलना शुरू करता है। उसमें जो पोप को वो काफ़ी ज़्यादा तंग करता है, जिसमें उसका खाना चुरा लेता है, उसको सबके सामने एम्बैरेस करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो ये बिलीव कर लेते हैं कि जो इविल स्पिरिट्स हैं वो इन पे अटैक कर रही हैं। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो एम्परर चार्ल्स 5 के पास जाता है और वहाँ पर जाके जो एम्परर है ना वो उसको कहता है कि मुझे स्पिरिट दिखाओ अलेक्जेंडर द ग्रेट की। फॉस्टर्स जो है वो अपने मैजिक के जरिए उसका एक इमेज क्रिएट करता है अलेक्जेंडर का भी और उसकी क्वीन का भी। जो एक वहाँ पे एक नाइट होता है वो डॉक्टर फॉस्टर्स के मैजिक का मजाक बनाना शुरू कर देता है। उसको पनिश करने के लिए डॉक्टर फॉस्टर्स जो है उसके सर पे सींग दे देता है। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टर्स जो है जब नाइट उससे अपोलोजाइज कर लेता है तो उससे वो जो उसके जो सींग हैं वो बाद में रिमूव भी कर देता है। उसके बाद एक हॉर्स डीलर जो है वो आता है डॉक्टर फॉस्टर्स के पास एक हॉर्स बाय करने के लिए, एक मैजिकल हॉर्स बाय करने के लिए। फॉस्टर्स ने उसको वार्न किया कि ये जो घोड़ा है ना तुम इसको पानी पे नहीं दौड़ा सकते, ठीक है, पानी पे तुम इसकी सवारी नहीं कर सकते। हॉर्स डीलर ने उसकी इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया और जब पानी पे वो उसकी सवारी करने की कोशिश उसने की तो वो जो था वो बंडल ऑफ स्ट्रॉ में कन्वर्ट हो गया। वो जो डीलर था वो बहुत गुस्से में डॉक्टर फॉस्टर्स के पास आता है, तो डॉक्टर फॉस्टर्स जो है उसको ये लग रहा होता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो सो रहा है बहुत गहरी नींद में। वो डॉक्टर फॉस्टर्स की जो टांग है ना वो खींचने की कोशिश करता है और वो उसके हाथ में आ जाती है। डॉक्टर फॉस्टर्स की जो टांग है वो उस डीलर के हाथ में आ जाती है, तो वो जो है वो बहुत डरा हुआ सहमा हुआ जो है वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद डॉक्टर फॉस्टर्स हम लोगों को बिल्कुल हेल्दी नजर आता है कि परफेक्ट हेल्दी था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद कुछ स्कॉलर जो हैं वो डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में डॉक्टर फॉस्टर्स से पूछते हैं हेलन ऑफ ट्रॉय के बारे में।
जो कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में सबसे ब्यूटीफुल वुमन मानी जाती है। वो डॉक्टर फॉस्टर जो है वो मैजिकली हेलन को भी उनके सामने अपीयर कर देता है और जो स्कॉलर्स थे वो उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद एक ओल्ड मैन जो है वो फॉस्टर्स को विज़िट करता है और आके उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूँ कि तुम खुदा की तरफ वापस लौट जाओ। तुम्हारे लिए अभी भी खुदा की मर्ज़ी अवेलेबल होगी, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, तुम चले जाओ खुदा के पास वापस। उसी मोमेंट में डॉक्टर फॉस्टर्स ये डिसाइड करता है कि वो माफ़ी माँग लेगा, लेकिन मेफिस्टोफेलिस जो है वो उसको थ्रेट करने की कोशिश करता है और फॉस्टर्स जो है दोबारा से अपनी करेज को लूज़ कर देता है। फिर से रिपेंट करने की बजाय जो वो है वो अपने सामने हेलन ऑफ ट्रॉय को अपीयर करता है, ठीक है? और वो कहता है उसके लिए एक फेमस लाइन है डॉक्टर फॉस्टर्स की बहुत ज़्यादा, "वाज़ दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स?" इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो हेलन ऑफ ट्रॉय है ना, ग्रीक मेथोडोलॉजी के मुताबिक हेलन की जो शादी हुई थी वो स्पार्टा के किंग के साथ हुई थी। जो प्रिंस ऑफ ट्रॉय है ना, वो हेलन को ट्रॉय उठा के ले जाता है। जो ग्रीक किंग्स हैं वो अपनी सारी की सारी आर्मी को बुलाते हैं और जो 1000 ऑफ शिप्स हैं ना, वो मतलब ये कह लें कि उनको दरिया में बहा दिया जाता है कि हेलन को वापस लाने के लिए। और इसी वजह से जो ट्रोजन वार थी वो इसी की वजह से हुई थी, जो कि तकरीबन 10 साल तक चली थी। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में इसका यही मतलब है कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो ये कहना चाह रहा है, उसकी ब्यूटी से इतना वो इम्प्रेस था, हेलन की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी को यहाँ पे जाहिर किया जा रहा है कि वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके लिए एक ग्रेट वॉर तक स्टार्ट हो गई। जब वो ये चाह रहा था कि वो खुदा से माफ़ी मांग ले, तो जो मेफिस्टोफिलस है वो उसको कहता है कि तुम हेलन को बुलाओ। तो वो ताकि वो उसकी दोबारा से उसकी ब्यूटी से फैसिनेट हो जाए और खुदा की तरफ लौटने की बजाय, रिपेंट करने की बजाय, वो उस ये जो दुनियावी खूबसूरती है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद 24 ईयर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, एंड हो जाता है इसका, और डॉक्टर फॉस्टर्स को ये रियलाइज़ हो जाता है कि अब उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो फुल ऑफ रिग्रेट होता है और फ़ियर्स होता है, ठीक है? उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि उसने ज़िंदगी में क्या किया, और उसकी विश होती है कि वक़्त जो है वो अब यहाँ पे स्टॉप हो जाए, या फिर उसके ऊपर आके माउंटेन्स गिर जाएँ और वो गॉड जजमेंट से बच जाए। यहाँ तक कि उसने ये भी विश की कि वो एक एनिमल बन जाए इंस्टेड ऑफ फेसिंग एटर्नल पनिशमेंट, कि हमेशा हमेशा की जो पनिशमेंट है वो सज़ा काटने की बजाय वो एक जानवर में कन्वर्ट हो जाए। जब रात होने वाली होती है तो जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो खुदा से उसकी मर्सी के लिए बहुत ज़्यादा रोता है। अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वक़्त से रिपेंटेंस को डिले कर रहा था। जब पूरे 12 बजते हैं तो डेविल जो है वो एंटर होता है और डॉक्टर फॉस्टर्स को ड्रैग करते हुए हेल की तरफ लेके जाता है, और उसकी चीखों की पुकार जो है वो सुनाई देती है और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्कॉलर्स हैं वो डॉक्टर फॉस्टर्स की बॉडी को देखते हैं, वो किस तरह से बिल्कुल उसके टुकड़े-टुकड़े हुए हैं, और वो उसकी ट्रेजिक डेथ पे बहुत ज़्यादा दुःख का इज़हार करते हैं। फिर जिस प्ले का एंड होता है, कोरस जो है वो आके ऑडियंस को वार्निंग देता है कि जो लोग हैं उनको प्राइड नहीं करना चाहिए। अगर आप एक अनकंट्रोल एम्बिशन को पाल लेंगे तो फिर जो है वो आपको गॉड से दूर ले जाएगा और फिर आपको हमेशा हमेशा की जो पनिशमेंट है वो मिलेगी। डॉक्टर फॉस्टर्स की जो स्टोरी है वो हम लोगों को ये सिखाती है कि जो नॉलेज और पावर है वो वैल्यूएबल थिंग्स हैं अगर उनको वाइजली और मॉरली यूज़ किया जाए। इस वो जो था वो हम रिपेंट को रिफ्यूज़ करता रहा, जबकि आखिरी मोमेंट पे आके जब उसने रिपेंट किया तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था, जिसकी वजह से उसका जो एंड हो जा हम लोगों को देखने को मिलता है वो बहुत ट्रेजिक एंड देखने को मिलता है। और अपने इस ट्रेजिक एंड की वजह से डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेटेस्ट ट्रेजिक हीरोज़ में से एक है। उसके बाद हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं मेजर थीम्स ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स की। सबसे पहले हमारे पास है रेनेसांस, ह्यूमनिज़्म एंड एम्बिशियस। ये जो प्ले है ये रेनेसांस को रिफ्लेक्ट करता है, रेनेसांस के आइडियाज़ को, जिसमें कि लव फॉर नॉलेज एंड डिस्कवरी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रेनेसांस है उसमें आर्ट के बारे में बात हुई थी और साइंस के इनोवेशंस के बारे में बात हुई थी। फॉस्टर्स जो था उसको अनलिमिटेड नॉलेज चाहिए था, पावर चाहिए थी, जो कि ह्यूमनिस्ट स्पिरिट को शो करती है, लेकिन उसने इसका मिसयूज़ किया फिर जो है, जिसकी वजह से विच ऑल्सो शोज़ द फेलियर ऑफ रेनेसांस। एम्बिशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो रेनेसांस जो है वो वहाँ पे फेल हो जाती है, ये फिर चीज़ रेनेसांस में नहीं आती। उसके बाद हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इवल। तो ये जो है ये भी एक सेंट्रल थीम है, जिसमें कि आप देख लें कि डॉक्टर फॉस्टर्स का जो माइंड था, जो पूरे प्ले में हम लोगों को देखने को मिलता है कि गुड और इवल के दरमियान एक फाइट चल रही थी, एक स्ट्रगल चल रही थी। वो इसी अभी तक इसको कंप्लीटली जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कभी वो कहता था कि वो रिपेंट कर ले, कभी वो कहता था कि ना करे। तो ये जो है ये एक सिंबॉलिक चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमारे पास है फ्री विल एंड चॉइस। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है उसने अपना खुद डिसीजन लिया कि वो अपनी जो सोल है वो सेल कर देगा। ये जो प्ले है ये हम लोगों को ये शो करवाता है कि जो ह्यूमंस हैं उसके उनके पास फ्री विल है, उनकी अपनी ख्वाहिश है, लेकिन अगर वो रॉन्ग चॉइसेस करते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ ही जाती है, वो डाउनफॉल की तरफ ही जाएगी। फॉस्टर्स जो है वो उसने नॉनली चूज़ किया पावर को ओवर सेल्वेशन।
मतलब ये खुदा के करीब जाने की बजाय उसने पावर को चूज़ किया, जिसकी वजह से उसका इतना ट्रेजिक एंड हुआ। उसके बाद है सिन, डैम्नेशन एंड लैक ऑफ रिपेंटेंस। डॉक्टर फॉस्टर्स ने बहुत बड़ा गुनाह की कर दिया कि जो वो लूसीफर के साथ जब उसने डील की थी। जबकि हम लोग ये भी देखते हैं कि मेफिस्टोफेलिस ने भी उसको हल के बारे में डराने की कोशिश की। उसके बाद जब वो साइन करने लगा था अपने ब्लड के साथ, तब उसका जो ब्लड था वो जम भी गया था, और वहाँ पर जो लिखा गया था कि मैन फ्लाई, उसको वार्निंग्स भी मिलती गई, लेकिन उन वार्निंग्स को वो जो है वो उसने इग्नोर करता गया, और उसने फिर जो है वो ट्रूली रिपेंट नहीं किया। उसने माफ़ी मांगने से इनकार किया, जिसकी वजह से ये जो है वो उसको एटर्नल पनिशमेंट एट द एंड मिली। ठीक है, और उसके बाद है डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन। डॉक्टर फॉस्टर्स में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि किस तरह से इंसान के जो इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं वो होते रहते हैं। ठीक है, वही कि गुड और बैड के दरमियान में जो उसकी जंग है, उसके दिमाग की जंग जो होती है वो चलती रहती है। तो यहाँ पर भी गुड और इवल जो एंजल है वो सिंबलाइज किया गया है कि किस तरह से इंसान की जो स्ट्रगल है वो माइंड के अंदर चलती रहती है। प्राइड एंड एक्सेसिव एम्बिशन, ये वही ह्यूबरस की तरफ आता है कि जब इंसान में बहुत ज़्यादा प्राइड आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डाउनफॉल की तरफ ही जाता है। उसने फिर ये बिलीव करना शुरू कर दिया था कि वो गॉड के इक्वल आ गया है। ठीक है, क्योंकि वो बियॉन्ड द ह्यूमन लिमिट्स चला गया था, और जिसकी वजह से उसका जो एंड हुआ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक हुआ है। उसके बाद हमारे पास है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है उसको इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर्स मिल गई थी कि उसने उनको अच्छी तरह से यूज़ करने की बजाय उनको ट्रिक्स वगैरह में यूज़ करना शुरू कर दिया, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि ये शो करवाती है कि जो उसकी अचीवमेंट थी कि मतलब कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, वो एक फॉल्स इल्यूजन था सिर्फ और सिर्फ, वो कोई ट्रू नॉलेज यहाँ पर पावर नहीं थी उसके पास। यहाँ पे इसके थीम्स होते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट मैंने स्लाइड्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी दे दिए हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस डॉक्टर फॉस्टर्स एज ए ट्रेजिक हीरो। इस क्वेश्चन में आपने डॉक्टर फॉस्टर्स को एज अ ट्रेजिक हीरो लिखना है। ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीज़ें पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि वो ट्रेजिक हीरो किस तरह से है। आप इनको एक दफ़ा थ्रू आउट रीड कर लीजिएगा, तो आप एज इट इज़ भी इनको एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ हीरोइक ट्रेजिडी। पे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया है हमने कि डॉक्टर फॉस्टर्स को, वहाँ पे सिर्फ करेक्टर की बात हो रही थी कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स का करेक्टर था उसको ट्रेजिक हीरो के तौर पर लिखना था। ये वाले क्वेश्चन में हीरोइक ट्रेजिडी लिखनी है डॉक्टर फॉस्टर्स। यहाँ पे अब पूरे प्ले की बात हो रही है कि हीरोइक ट्रेजिडी इसको क्यों कहा गया है, वो सारे एलिमेंट्स आपने इस वाले क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।